मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज, कई बड़े फैसलों पर होगा मंथन, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दोनों सदन में पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल। सीएम योगी ने बिल का किया स्वागत, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में पास ये बिल मील का पत्थर सिद्ध होगा। भिवंडी में बड़ा हादसा, 4 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के दबे होने की आशंका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की कोयला खदान में जोरदार धमाका, 32 मजदूरों की मौत, कई अभी भी लापता। पूरे देश भर के 20 राज्यों में आज जोरदार बारिश का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ का बड़ा खतरा, असम में बारिश से अब तक 80 लोगों की मौत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों पर होगा मंथन, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। तो केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, नीतिगत फैसलों पर मंथन होगा, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज, सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज यानी 31 जुलाई को संसद परिसर में दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की यह अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दोनों सदनों में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। तो दोपहर 1 बजे संसद परिसर में यह बैठक निर्धारित है। संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही और विधायी कामकाज के बीच ये बैठक बुलाई गई है। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संकट व सुरक्षा मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। सीसीएस की बैठक हुई थी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और आज कैबिनेट की ये बैठक बुलाई गई है जो कि काफी अहम मानी जा रही है। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ राज्यसभा लोकसभा के पटल पर जो बिल रखा गया था वो दोनों ही सदनों से पास हो गया है और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के टेबल पर वो दोनों ही बिल जाएंगे। दोनों ही बिल जाने के बाद जैसे ही वो पास हो जाएंगे, उनकी तरफ से वो कानून का रूप ले लेंगे। और आज ये कैबिनेट बैठक कई अहम मुद्दों को लेकर बताई जा रही है, जहां पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संकट व सुरक्षा मामलों पर भी ये उच्च स्तरीय मंथन यहां आज फिर हो सकता है। इसी के साथ साथ विपक्ष देखिए जमकर हंगामा काट रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर मानसून सत्र भी चल रहा है। उस बीच कैसे विपक्ष को जवाब देना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, वो भी इस मीटिंग में तय हो सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है। देखिए मानसून सत्र के बीच ये बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों पर भी विचार किया जा सकता है। दोपहर 1 बजे आज ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो कैबिनेट की यह बैठक होनी है, कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हो सकता है, कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े फैसले हो सकते हैं इस बैठक में। बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसलों पर मंथन होगा। केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज जो होनी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक।
सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो कई ऐसे प्रस्तावों को रखा गया है, कई ऐसे बिल पटल पर रखे गए राज्यसभा लोकसभा में जो अब वहां से दोनों सदनों से पास हो गए, राष्ट्रपति के पास जाएंगे और वो कानून का रूप ले लेंगे। कई और बड़े फैसले जनहित में लिए जा सकते हैं इस बैठक में। और साथ ही बता दें कि 15 अगस्त भी आने वाला है, उसके मौके को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि कैबिनेट की जब बैठक बुलाई जाती है तो उसमें जनहित के मुद्दों को ही डिस्कस किया जाता है। कई बड़े फैसले जो है इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाते हैं जब सभी विभागों के मंत्री मौजूद होते हैं, सभी विभागों से उनके विभागों की रिपोर्ट कार्ड लिया जाता है, उन कामों की चर्चा होती है जो पेंडिंग चल रहे थे और किन कामों पर अब विचार करना है, किन मुद्दों पर अब काम करना है, ये सब इस बैठक में डिस्कस होता है। और ये भी माना जा रहा है कि किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है संसद के अंदर, क्योंकि विपक्ष देखिए हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगातार कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है। कल भी जब कार्यवाही चल रही थी सदन की, उस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को कॉल किया। बिल्कुल बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को कॉल आउट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, देखिए केंद्रीय कैबिनेट की आज ये बैठक है, काफी अहम मानी जा रही है। सत्र का तीसरा सप्ताह प्रारंभ हो चुका है, तो कुल मिलाकर जो है आज एक बार पुनः जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संसद भवन परिसर में दोपहर 1 बजे होगी। चूंकि समय आपने अभी जिक्र किया, कल ही जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक भी कल देर शाम तक जो है संसद परिसर में चली। तो कल मिलाकर हम कह सकते हैं लगातार 2 दिन तक लगातार जो है बड़ी बैठकें, कल सीसीएस की बैठक होती है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है और आज पुनः कैबिनेट की बैठक होती है। तो अपने आप में काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से मानसून सत्र चल रहा है और पहले के 2 सप्ताह पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद में कट गए, उसके बाद कल किसी तरीके से जो सरकार के लिए अच्छी खबर थी कि 2 अहम बिल, हालांकि सत्र में सरकार 7 बिल लेकर आने वाली है। 7 में से 2 बिल हैं जो नकल विरोधी एक कानून था, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका। वहीं अगर वंदे मातरम बिल की बात करें तो पहले राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद लोकसभा से पास होता है। 2 कानून जो ऐसे हैं जो अब जो है दोनों सदनों से पास हो चुके हैं। अब जैसा सौम्य आपने बताया कि राष्ट्रपति के बाद मंजूरी के लिए जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही दोनों कानून का रूप ले लेंगे। उसके बाद अभी 5 बिल और हैं जिसको जो है सरकार टेबल करने वाली यानी पेश करने वाली। तो इन 5 बिलों को लेकर आज जो संसद में एक कैबिनेट कमेटी की जब बैठक होगी तो उसमें एक बार पुनः जिस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई अहम और प्रस्ताव हैं, कुछ और सरकार के फैसले हैं जिस पर जो है आज कैबिनेट में मंथन होगा। उसके बाद वो फैसला होगा दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया सेंटर में जो प्रेस वार्ता करके कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है या क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी देंगे। बिल्कुल, देखिए आज अचानक से ये बैठक बुलाई गई है और मानसून सत्र चल रहा है, तो ये बैठक जो अचानक बुलाई गई वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ कल सीसीएस की बैठक हुई थी, जो जिस तरीके का तनाव चल रहा है पूरे विश्व में उसको लेकर के ये बैठक की गई थी, जिसमें ये पूछा गया था विभागों की क्या कुछ तैयारी है, अगर संकट आ जाता है तो बैकअप प्लान क्या है। और आज ये कैबिनेट की बैठक बिल्कुल सर, मैं कल जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक होती है तो तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय, चूंकि सीसीएस की बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय 3 मंत्रालय से 4 मंत्रालय शामिल होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा। लेकिन कल की सीसीएस की बैठक में 3 विशेष आमंत्रित मंत्रियों को, पेट्रोलियम मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री और जहाजरानी मंत्री, 3 मंत्रियों को साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एसए अजीत डोभाल भी शामिल होते हैं। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया सौम्या की जो पश्चिम एशिया के हालात हैं, जिस तरह से जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा था पिछले काफी दिनों से, बीच में हालांकि कुछ दिनों के लिए जो युद्ध विराम की स्थिति आई थी, लोगों को लगा कि अब शांति है, स्थिति पूर्ववत हो जाएगी, लेकिन एक बार पुनः जो है युद्ध वहां पर भड़का है। और जिस तरह से युद्ध के हालात में ऊर्जा का संकट पूरी दुनिया के सामने है, उस आग की तपिश भारत तक भी आती है, क्योंकि भारत की भी ऊर्जा का अच्छा खासा हिस्सा जो है गल्फ के खाड़ी देशों से आता है। पूरी दुनिया की अगर बात करें, पूरी दुनिया के तेल की जो आपूर्ति होती है उसका 35%
50% स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी ईरान के आसपास जो हॉर्मुज का इलाका वहां से आता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है ईरान ने बिल्कुल नाकेबंदी कर दी। उसके बाद अमेरिका ने भी वहां नाकेबंदी कर दी। तो कम से कम जो तेल के टैंकर हैं, एलपीजी के वेसल है, वो सब आना जाना बाधित है। तो इस कारण से भी जो समस्या थी उसको लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रालय से कहा कि आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था यानी प्लान बी, यानी उसके बाद अल्टरनेटिव क्या है अगर कहीं ऊर्जा का संकट आता है, उर्वरक का संकट आता है। क्योंकि रबी की अब खेती शुरू होने वाली है, तो किसानों के सामने उर्वरक का संकट ना हो, ऊर्जा का संकट ना हो, इसको लेकर मोदी सरकार ये बिल्कुल चिंतित है। और पहले से ही अपना जो है अल्टरनेटिव यानी प्लान ए के बाद अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी क्या होगा, इसको लेकर चर्चा हुई। तमाम मंत्रालय से जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय अपने पास एक अल्टरनेटिव प्लान जरूर बनाकर रखें। बिल्कुल, देखिए माना ये जा रहा है कि कई और नए प्रस्ताव आज जो रखे जाते हैं। देखिए आमतौर पर स्नेह कमल ऐसा होता है कि जब बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, सभी विभागों के मंत्री मौजूद होते हैं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है, जनहित के मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि आज भी कई बड़े फैसले जनता के हितों में हो सकते हैं। और जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है और विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर, उसको लेकर के भी यहाँ पर मंथन हो सकता है कि किस तरीके से अपनी बातों को रखना है, कैसे जो भी मंत्री वहां पर वक्तव्य के लिए खड़ा होता है उसे कैसे अपनी बातों को रखना है। और जो कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को लगातार निशाना बनाया हुआ है, उसको कैसे कॉल आउट करना है, ये भी वहां पर डिस्कस हो सकता है आज। जी बिल्कुल, जिस सौम्य आपने जिक्र किया कि कैबिनेट की बैठक है, तमाम जो है नीतिगत फैसले लिए जाएंगे, तमाम जो है नए निर्णय किए जा सकते हैं, जनहित में क्या काम किया जाए उसके ऊपर फैसले होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जिस तरह से सौम्य आपने कहा, संसद का जो है मानसून सत्र का तीसरा सप्ताह है और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच जो है यहाँ पर युद्ध चल रहा है, एक तरह से कह लें तलवारें खींची हुई हैं, उसको लेकर भी जो संबंधित मंत्रालय विपक्ष के हमलों किस तरह के जवाब दें। और जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री के संसद में नदारद रहने से या गृह मंत्री के संसद में न आने पर सवाल उठा रहा है, उसको लेकर भी इस पर मंथन होगा कि आखिर गृह मंत्री संसद में कब जाएंगे, कब विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे। तो बिल्कुल देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की आज जो अहम बैठक है, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कितने बजे से स्नेह कमल ये बैठक शुरू होनी है? ये दोपहर 1 बजे संसद भवन परिषद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। वहीं पीएम मोदी का युवाओं को नया संदेश, पेपर लीक बिल पर पीएम ने जारी किया वीडियो। दोनों सदनों से ने इस बिल को पास कर दिया है। शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा करना है। तो पेपर लीक बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और वीडियो जारी किया है। और बता दें कि जब से ये मुद्दा उठा है उसके बाद आज ये चौथा वीडियो है जो प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। तो शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पेश किया गया, जहां पास हो गया है सदन से, दोनों ही सदनों से इस बिल को पास करा दिया गया है। और अब राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा और कानून का रूप ले लेगा। उनकी स्वीकृति के बाद ही ये कानून का रूप ले लेगा। पेपर लीक बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि दोनों सदनों ने इस बिल को पास करा दिया है, दोनों सदनों ने इस बिल को पास करा दिया है, जिसके बाद शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा को लेकर हम सजग हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ कभी कोई खिलवाड़ ना हो, और अगर किसी ने कोई खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस बिल के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि जो लोग इस बिल को पसंद नहीं कर रहे थे उन्होंने हंगामा किया, विपक्ष पर भी निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, अब बिल पास हुआ है, लीक खत्म होगी, यही उम्मीद लगाई जा रही है।
जहां एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी सहमति मिलते ही ये कानून बन जाएगा। दोनों ही सदनों से पारित इस विधेयक के तहत पेपर लीक कराने या परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के दोषियों को कम से कम 5 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अगर किसी ने संगठनात्मक रूप से यानी कोई ग्रुप बनाकर किसी संस्था के द्वारा ऐसा किया गया तो कम से कम 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है, सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है, डर बनाने की कोशिश की गई है उन लोगों के मन में जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नए विधेयक में पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों में रोजाना करने और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार को ऐसे मामलों की जांच के लिए विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ गठित करने का अधिकार भी है। साथ ही जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का सपना पूरा करना है, इस बात को एक बार फिर से दोहराया। पीएम मोदी ने युवाओं को एक नया संदेश दिया कि हताश मत होइए, निराश मत होइए, बस निरंतर काम करते जाइए अपने भविष्य के लिए, इस देश के लिए। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थिति को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ बहनों और भाइयों, ये आप विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के वहीं गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के साथ चलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया गया और माफियाओं का राज कायम था। सीएम योगी ने कहा कि मौजूदा सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए
और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक है। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई, यानी जिसको देख करके बिटिया अपने आप घबरा जाती हो, ऐसे समाजवादियों से तो आपको बचकर के रहने की आवश्यकता है, गाजीपुर को बचकर के रहने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, ये आपकी प्रगति को गति देने के लिए और उसको समृद्धि में बदलने के लिए किए जाने वाले डबल इंजन सरकार के प्रयासों का एक अभियान है। और उसी अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज मुझे इस जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो आप सबसे यही बात का आह्वान करूंगा, ये डबल इंजन सरकार के साथ चलिए। जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली थी, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, गरीब के राशन को खा जाते थे, उन लोगों को मौका कभी मत देना। ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और महिला विरोधी तो इनका जन्म स्वभाव है, जन्मजात स्वभाव है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इन लोगों से। महिलाओं के बारे में तो इनके जो विचार हैं वह अत्यंत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं बहनों और भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक है। और तभी तो कहावत चल पड़ी थी प्रदेश में कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, ये यहां की एक समृद्ध परंपरा है, राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र भक्ति की एक समृद्ध परंपरा है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी हमारा गाजीपुर कभी पीछे नहीं रहा। गाजीपुर ने अनेक ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने गाजीपुर को एक नई ऊंचाइयां साहित्यिक क्षेत्र में भी। श्री कुबेर नाथ राय हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित ललित निबंधकार और विद्वान थे। गोपाल राम गहमरी यानी गहमरी बाबू के नाम पर कहते हैं 200 से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे थे और अनेक ऐसे विभूतियों को जन्म देने वाला हमारा गाजीपुर जनपद बहनों और भाइयों क्यों गुमनाम होता गया, क्यों इसका नाम डूब गया, क्यों जनपद का नाम लेने से लोग कांपते थे, क्यों आने से डरते थे। पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। आत्मनिर्भर और विकसित भारत वह भारत होगा जिसमें गरीबी को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाया जा सके, हर नौजवान के हाथ को काम मिल सके,
हर अन्नदाता किसान को उसकी उपज का बेहतर दाम मिल सके, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में अपने व्यापार को कई गुना आगे बढ़ा सके, और जहां पर शासन की योजनाओं के साथ साथ समाज को आगे बढ़ाने में आधी आबादी बेटी और बहनों का भरपूर योगदान हो, इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर नागरिक से कहा कि हमें केवल 4 जातियों पर विश्वास करना चाहिए। ये 4 जातियां हैं गरीब, अन्नदाता किसान, महिलाएं और युवा। ये 4 जाति के अलावा और जाति नहीं। याद करना, जो बांटने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो सालार मसूद गाजी को सम्मानित करते हैं, जो असला लहराते हुए दुर्दांत माफियाओं के लिए उनके सामने नाक रगड़ते हुए दिखाई देते थे। ये वही लोग हैं, याद रखना, ये वही लोग हैं जो लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, फतिया पढ़ने का काम करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।